भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया है और उससे ऐसा लगता है कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पे भजन लाल शर्मा चुने गए हैं। इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। ये तीनों चेहरे ऐसे थे जिसको कोई गेस नहीं कर पाया। मीडिया के हम सब लोग बहुत अटकल लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे जानने की, लेकिन सारे अनुमान फेल और ये 3 नए नाम आए हैं। अब इसको अलग अलग तरीक़ों से विश्लेषित किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पुराने लोग थे, चेहरे थे, उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब एक छत्र राज के तौर पे पार्टी चलाई जाएगी। कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से विश्लेषित करते हैं कि बीजेपी में एक जनरेशनल चेंज की ज़रूरत थी और उसको ऐसे ही कठिन फैसलों से लिया जा सकता है, क्योंकि हर नेता के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, तो आप उसको रिप्लेस कैसे करेंगे। तो किसी न किसी मौके पर आपको वो कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया और तीनों राज्यों में बिल्कुल नए चेहरे उतारे। भजन लाल शर्मा के बारे में भी किसी ने बातचीत नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे ही डॉक्टर मोहन यादव के बारे में भी था। तीनों के अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये संघ या एबीवीपी से डीपली रूटेड और कनेक्टेड लोग हैं, यानी पार्टी में विचारधारा को महत्व दिया गया है, जाति समीकरणों को भी महत्व दिया गया है। एक ब्राह्मण है, 2 लोग, एक आदिवासी है और एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। साथ ही जो इनके साथ डेप्यूटी सीएम्स लगाए गए हैं उसमें भी कई तरीके के लोग हैं। तो सबको एक साथ जाति समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को और यंग फेसेस को, नए लोगों को आगे बढ़ाने की पहल की गई। ये देखने का एक नज़रिया हो सकता है। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ 3 बार दिया है, इसको क्या मतलब से देखा जाए और भाजपा की इसके बारे में सोच क्या है और इसका 2024 के चुनावों पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस अभी इसमें किए जाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग शामिल हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सतीश के सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विजय त्रिवेदी जी और संजय सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी ने जो बड़ा गेम प्लान सामने रखा है, इसके पीछे की सोच क्या। पहले तो तुहिन जी से ही समझ लें, उनका अधिकार पहले। भाई तुहिन जी बताइए, ये जो नए प्रयोग, नए परिवर्तन आप लोगों ने किए हैं, इसके पीछे की सोच क्या है। नमस्ते नीरज जी, सभी को नमस्ते। देखिए, एक जमाना था कांग्रेस का अमर, अकबर और एंटनी का, और मोदी जी का जमाना है विष्णु, मोहन और भजन का। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि आपने खुद कहा, नए चेहरों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि 18 करोड़ से भी ऊपर कार्यकर्ताओं की पार्टी में नई ऊर्जा हमेशा भरनी होती है और हम आगे की सोच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वो 2024 की तैयारी नहीं कर पा रही है, हम अगले 20 वर्षों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें इन 3 राज्यों की भूमिका जो है बहुत अहम होने वाली। 3 बातें जो हैं इन नए चेहरों से, इन नए नामों से स्पष्ट हो जाती है। एक तो बीजेपी जो है सबसे अधिक समावेशी पार्टी है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति का नेतृत्व जो है बीजेपी देने का प्रयास करती है। देखिए, ये तब हो रहा है जब राहुल गांधी एक के बाद एक फेक गारंटी कर रहे हैं, और उनमें से एक फेक गारंटी, जो सबसे खतरनाक फेक गारंटी है, वो कास्ट सेंसस का है। क्योंकि हम कास्ट सेंसस के विरुद्ध कभी नहीं है, ये माननीय अमित शाह जी ने बार बार स्पष्ट किया है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस लिपापोती के साथ वो करना चाह रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था, कि वो खुद जो है साझा करने की स्थिति में नहीं थे। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से लिपापोती हो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर। दूसरी बात, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कोई इसमें बड़ा या छोटा नहीं है। ये वंशवादों की पार्टी नहीं है। वंशवादों को, यहाँ जो वंशज हैं उन्हें भी संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई बड़ा छोटा नहीं है। तीसरी बात जो मैंने आपको पहले ही कही थी, कि जो लक्ष्य 2047 के प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उसमें इन तीनों राज्यों की एक अहम भूमिका
होने वाली है और नई ऊर्जा का कमान लेना बहुत आवश्यक था इन राज्यों। तुहिन जी, आप कह रहे हैं कि जातियों को, नए चेहरों को अगले 20 साल की पॉलिसी है। मुझे मध्य प्रदेश के बारे में ये पूछना है कि शिवराज सिंह तो परफॉर्मर थे, डिलीवर कर रहे थे, उनको क्यों रिप्लेस किया? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का करियर अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस थ्रो करती रहती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप उनको इससे भी बड़ा दायित्व मिले। देखिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो योगदान रहा है मध्य प्रदेश के विकास में, वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। और मध्य प्रदेश, बल्कि मध्य प्रदेश के जो है वो सबसे बड़े नेता हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन 18 वर्ष के बाद, जैसा कि मैंने कहा, नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक नए रोल में। देखिए, ये पार्टी ईगो से नहीं चलती है। सबको पता था कि कमलनाथ हारने वाले हैं, पैसा फूक फूक कर जो है वो मीडिया में अपनी इमेज को जो है बनाकर रखे थे। ये पार्टी जो है ना तो पैसे से चलती है, ना ये जो है मतलब वंशजों की पार्टी है। ये केवल और केवल क्षमता और केवल जो एक उपयुक्त समय पर उपयुक्त नेता जहां अगर मिल जाए, और उसमें बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं। देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो 7 राज्यों से सटी हुई है, 7 राज्यों से जुड़ती है। तो इन 7 राज्यों में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो जी कई दिग्गज नेताओं को उम्मीद रही होगी, और होनी भी चाहिए भाई, जो राज्य में राजनीति कर रहा है उसको तो आशा रहती है। राजस्थान में बहुत सारे लोगों को, वसुंधरा जी को बहुत उम्मीद रही होगी। मध्य प्रदेश की हम लोग चर्चा की, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के यहाँ भी कई लोग बताते थे कि वहाँ IAS PCS लोग जा के बधाई दे रहे हैं, पहले से या मिलजुल रहे हैं। कैसे बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोग, शायद उनके पास अभी कोई पद या कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा। ये बैलेंस के बारे में पार्टी ने क्या सोचा है? आपको आने वाले समय में वो सब पता चलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हर बार जब आप पार्टी की मीटिंग में आए या नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए, तो एक बात पर सबसे अधिक फोकस दिया जाता है कि राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद, और स्वयं जो है वो इंडिविजुअल जो है वो उसके तीसरी पायदान पे आता है। तो अगर किसी निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी की नहीं है। अगर राष्ट्र हित में, राज्य के हित में हमें लगता है कि कोई नया उम्मीदवार जो है बेहतर बैठता है उस स्थिति में, तो उस व्यक्ति को मौका मिलेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आज 1980 के बाद और उससे पहले जनसंघ के रूप में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी में विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग आइडियोलॉजी के आधार पर जुड़ते हैं। कांग्रेस में 10 बार जो है वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, 10 बार कांग्रेस टूट चुकी है। तो यहाँ जो है निजी महत्वाकांक्षाएं जो है वो सेकेंडरी होती हैं, प्रथम होता है राष्ट्रहित, राज्य हित और समाज का हित। जी विजय जी, कैसा देख रहे हैं आप ये परिवर्तन बीजेपी का? सारे पुराने चेहरे बदल दिए गए। जैसा हमने कहा कि इसके 2 तरह के लोग विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषकों की दुनिया में हर तरह से किया जा रहा है। आप कैसे कर रहे हैं इसका विश्लेषण? सर, मैं सबसे पहले तो इसको एक जनरेशनल शिफ्ट की तरह से मानता हूँ, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे। जब आप मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनरेशनल शिफ्ट होगा। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि 2018 में जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, जब खासतौर से इन 3 राज्यों की बात करें कि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई और वसुंधरा जी, रमन सिंह और शिवराज जी की जगह कोई नई लीडरशिप पार्टी नहीं खोज पाई पिछले 5 साल में। तो एक बड़ी गलती थी, जिसको गलती कहे या जो भी कहा, जो फैसला था उस पर कोई नया बदलाव नहीं कर पाई। उसको झेलना पड़ा इन चुनावों से पहले कि पार्टी को कोई चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं मिल रहा था कि किस तरह से करे, क्योंकि इनको हटाने के बाद भी कोई दूसरा चेहरा नहीं था जिस पर ये किया जाए। तो एक जोखिम के साथ उन्होंने तीनों नेताओं को तो हटा दिया और एक नई लीडरशिप के लिए एक रास्ता बनाया। और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने का जो काम किया, उसके बाद जब पार्टी ने तय किया तो नए चेहरों को लेकर आई। और दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सारे जो वर्ग हैं समाज के, उनको भी इसमें समावेश करने की, शामिल करने की कोशिश किया।
लेकिन इसका मतलब मैं सच कह रहा हूं कि ये नहीं समझता कि जो और लीडर्स हैं, चाहे वो शिवराज जी हों या तमाम और लीडर्स हैं, उनका अब पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, उनको अलग जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मैं देख रहा था कि जब भजन लाल जी जयपुर में राजभवन पहुंचे तो वहां कलराज मिश्र बैठे हैं राजभवन में राज्यपाल। आपको याद होगी कुछ साल पहले कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं में से माने जाते हैं और वो मोदी सरकार में मंत्री थे। उनको वहां से हटाया गया, इस्तीफा लिया गया और फिर सब ने चर्चा की कि भाई ऐसा कैसे किया गया, तो वो राजभवन में है। तो पार्टी में जो हाईकमान है या जो लीडरशिप है वो तय करेगी कि उनको नए नेताओं को कैसे जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी 2024 के चुनावों में जो हमारे जो भी पार्टी के दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको इग्नोर करके जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए, और यही काम कांग्रेस नहीं कर पाई। आप सोचिए ना, 2018 से अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में कांग्रेस लीडरशिप तय नहीं कर पाई कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए, समझे, या जितिन प्रसाद क्यों गए। तो ये सारा जो नई लीडरशिप है, और आप इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हमेशा कभी ना कभी आके आपको नई लीडरशिप को जगह देनी पड़ेगी। ये एक 20 साल बाद जनरेशनल चेंज हुआ जी, और कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2003 में जब वसुंधरा जी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता वहां थे, भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल जैसे लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको दिया गया। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जैसे, बाबूलाल गौड़ जैसे लोग थे, लेकिन उमा भारती और इनको शिवराज जी को लेकर आए। तो लगातार ये कोशिश होती है कि एक जनरेशन, नई जनरेशन आए और पार्टी इस पर काम करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब बिल्कुल शांति से हो जाएगा और कभी पार्टी टूटी नहीं। जैसे अभी मित्र ने कहा कि पार्टी में कभी स्प्लिट नहीं हुई, तो उनको शायद कल्याण सिंह जी के बारे में याद नहीं, उन्हें उमा भारती के बारे में याद नहीं, उन्हें शंकर सिंह वाघेला के बारे में ख्याल नहीं रहा होगा, या बाबूलाल मरांडी के बारे में ख्याल नहीं रहा होगा। तो ये सब भी चलता रहता है, लेकिन एक बड़ा जोखिम पार्टी को लेना ही था कि जब तक जनरेशनल शिफ्ट नहीं होगा तो पार्टी अगले 20 साल के लिए नई तैयारी नहीं कर पाएगी। विजय जी, एक छोटा सवाल और, ये जो मुख्यमंत्री तय किए गए हैं तीनों, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखा गया है? जाति, आइडियोलॉजी, पहला ध्यान बैकग्राउंड, यंग, क्या रखा गया ध्यान इसमें? ये सभी चीजें, बैकग्राउंड तो तीनों लीडर्स का या सभी लीडर्स का मोटे तौर पर संघ से जुड़ा हुआ है। सभी लोगों की संघ के प्रति निष्ठा पर सवाल नहीं है, ये पहला सवाल है, पहला एक वो है क्राइटेरिया। दूसरा, यंग लोगों को लिया गया, फ्रेश चेहरों को लिया गया है कि फ्रेश चेहरों के साथ आगे बढ़ा जाए। जो पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जो भूपेंद्र पटेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जो मनोहर लाल खट्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाकर ये काम किया गया। और तीसरा, सभी समाज के सभी वर्गों की एक हिस्सेदारी इसमें हो जाए, ये काम किया जाए। और कोई ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि यदि इसमें मिक्स एंड मैच किया जाता कि कुछ सीनियर लीडर्स को भी लिया जाए तो फिर ज्यादा कन्फ्रंटेशन होता कि किरोड़ी लाल मीणा जी को ले लिया, वसुंधरा जी को नहीं लिया, या वसुंधरा जी को ले लिया, किरोड़ी लाल मीणा को नहीं लिया, तो वो कन्फ्रंटेशन होता। बिल्कुल फ्रेश चेहरों के साथ आए हैं तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये मैसेज भी है कि पार्टी के फैसले को अनुशासित तरीके से मानिए और पार्टी का काम कीजिए। जो पार्टी का काम करेगा उसकी भूमिका तय हो जाएगी, जो पार्टी का काम नहीं करेगा उसकी भूमिका भी तय हो जाएगी। जी सतीश जी, सीधा सवाल, ये एक सियासी दांव है या जनरेशनल शिफ्ट है? जनरेशनल शिफ्ट आप स्टैटिस्टिक्स में कह सकते हैं कि हाँ जी नए चेहरे आए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तुहिन जी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें इन तीन चेहरों का क्या योगदान रहेगा। पार्टी के 2047 के ब्लूप्रिंट में तो आ सकता है, लेकिन बाकी तो मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी बात, मुझे लगता है ये ज्यादा सियासी दाव है, और मैं कहता हूं ये मोदी जी का A to Z पॉलिटिक्स है। 24 का चुनाव है, तो आप ये जो विपक्ष वाले OBC जिसकी संख्या भारी आबादी आदि आदि कास्ट सेंसस वगैरह कह रहे थे, तो उनको ये जवाब है कि देखो भाई, मध्य प्रदेश में हमने एक यादव ढूंढ लिया, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी ढूंढ लिया, और आप ये कहोगे A to Z की बात हम कर रहे हैं, तो चलो जी हाँ ब्राह्मण भी ढूंढ लिया। ऐसा है कि इनका कोई टेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं। इससे कोई भाजपा, तो मैं ये कहूंगा कि 24 की छाप इसके ऊपर है, और ये मोदी जी का एक ट्विस्टेड मंडल वाला पॉलिटिक्स है, क्योंकि बीजेपी कॉम्बिनेशन में काम करती है। एक तरफ से आप जाति को लेकर आप पर प्रहार जरूर करेगी, लेकिन वो जाति का कॉम्बिनेशन देखेगी। दूसरा, फिर आप धर्म करोगे तो वहां भी 80-20 देख लेगी। और तीसरा
कि भाई ये तो मोदी की बीजेपी है ना, वो जिसको पकड़ के ऐसे हाथ उठा देंगे, कभी इंदिरा जी करती थी, उस तरह का हो जाएगा। अगर जनरेशनल शिफ्ट की बात रहती, जनरेशनल शिफ्ट की बात रहती, तो अभी विजय जी नाम ले रहे थे खट्टर साहब का और भूपेंद्र सिंह का, ये सब कोई जनरेशनल शिफ्ट के लोग तो थे नहीं। और ऐसे अगर आप बात कीजिए, जरा खुल के बोलिए, तो मोदी जी की भी तो बहुत टाइम हो गया है ना, एज ए लीडर, एज ए प्रधानमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर, 20 साल से तो ज्यादा हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी दाव है। विपक्ष क्योंकि मटियामेट है, विपक्ष एक दूसरे को हत्या करने पर अपने में तुला हुआ है, वो आत्मघाती दस्ता बन चुका है। उसके ऊपर और नमक मिर्च रगड़ देने का काम है। लो भाई, अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव से लड़ो और ये करो वो करो, तो जो कास्ट सेंसस का भी जवाब मिल जाता है, जनरेशनल शिफ्ट भी आप दिखा देते हैं, समावेशी भी कह देते हैं, और हिंदू जो कास्ट सोशल ऑर्डर है उसमें भी आप कहते हो कि नहीं जी ये बनिया ब्राह्मण वाली पार्टी अब नहीं रही, तो अब सब सारी जातियों के हैं। तो ये कॉम्बो पॉलिटिक्स ही, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कॉम्बो पॉलिटिक्स भाजपा की है, और इससे उभरना, इससे निपटना, मैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शिफ्ट किया गया है, इस तरह के चुनाव किए गए हैं, तो बड़े वाले निपटा भी दिए गए। जो बड़े वाले जो एकदम वो रहते हैं, बड़े बड़े, उनके नाम से ही पार्टी जानी जाती है, वो नहीं है। हमें तो ये लग रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद, मैं 5 को जोड़ रहा हूँ, कि उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2024 में एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर आगे बढ़ रही। ये सब कुछ उसमें शामिल है, कास्ट भी है, 80-20 भी है, इकोनॉमी भी है, लाभार्थी भी है, नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीतियां भी है, और सामने शून्य बटा सन्नाटा। जी जी जी, तुहिन जी बताइए। तुहिन अनम्यूट करिए अपने को। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि बिना प्रशासनिक अनुभव के आपने इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं सिर्फ उनको ये याद दिला सकता हूं कि 2001 में ऐसा ही हुआ था। 51 वर्षीय एक व्यक्ति को दिल्ली से गुजरात भेजा गया था। उसके बारे में भी तमाम चीजें कही गई थी कि इनका तो कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, कभी चुनाव नहीं लड़े, और 22 साल से विपक्ष जो है आज सदमे में है, उनको रोक नहीं पा रहा है। तो देखिए, जब एबीवीपी की बात होती है, जब संघ की बात होती है, तो जो प्रशासनिक अनुभव है वो एक अलग प्रकार का होता है, जो ऑलरेडी जिसकी पुष्टि हो चुकी होती है। ये जरूरी नहीं है कि सरकार में ही जो है आपकी प्रशासनिक अनुभव को मापा जाए। हम पहले से ही प्रशासनिक अनुभव को माप कर चलते हैं। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में भी यही कहा गया था कि कभी मंत्री नहीं रहे हैं, 3 बार एमएलए हुए, तो क्या हुआ 2014 में, आज उनको जो है आगे का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासनिक अनुभव जो है वो केवल मंत्री बनने से होता है। मोहन यादव जी जो है, उनका अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो बीएस, वो मतलब एलएलबी, एमबीए, पीएचडी, तो ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण होती है, जो विपक्ष को समझना चाहिए। जी संजय जी, आप कैसे देखते हैं? सतीश जी कह रहे हैं कि 2024 के लिए एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लान सेट किया गया है, जिसमें कांग्रेस या उसका लेट गठबंधन चारों खाने चित्त होगा, क्योंकि यहाँ जातियों का भी बढ़िया कॉम्बो बनाया गया है, लाभार्थी का भी कॉम्बो है और 80-20 का भी कॉम्बो है, तो कोई तोड़ नहीं है, और इस काम में बीजेपी मास्टरी हासिल कर चुकी है। देखिए, जब नतीजे आए थे 3 तारीख को, तो उससे एक चीज साफ हो गई थी कि कांग्रेस का और उनका जो पूरा इंडिया अलायंस है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार और लालू यादव से हुई, और राहुल गांधी उस मतलब गेंद को या उल्टा तीर दिया जिसको भी उन्होंने पकड़ लिया और आगे बढ़ गए, वो था कास्ट सेंसस। वो कास्ट सेंसस का जो इशू था उनका सबसे बड़ा मुद्दा, वो मुद्दा पूरी तरह से फेल कर गया। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन का बॉडी। अब जो निर्णय हुआ है कल परसों आज में, उससे 3 चीजें साफ होती है। एक, कि भाजपा में किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है कि आप कितने पुराने हैं या कितने नए हैं, एज लॉन्ग एज ये लगता है कि आप में वो क्षमता है, वो कार्यकुशलता है, आप संगठन और सरकार के साथ सिंक में हैं, और आगे आपको, और लोकी भी है, मतलब बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं, लोकी हैं और काम करते हैं, शिद्दत है आगे बढ़ाने की, तो आप किसी भी पद पे पहुंच सकते हैं।
एक जो प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जिसका तुहिन जी जिक्र कर रहे थे, मोदी जी के साथ शुरू हुई थी। अगर आप इन चेहरों को देख लीजिए तो कल आपको एक सीन याद होगा मध्य प्रदेश में, जिस समय मोहन यादव जी का नाम अनाउंस हुआ तो बड़े बड़े बाकी नेताओं के उनके समर्थक आए हुए तो काफी ढोल झाल बज रहा था। तो 4-5 मिनट के लिए पूरा सन्नाटा पसर गया और उसके बाद फिर ढोल नगाड़े शुरू हुए। आज राजस्थान में वैसा कोई नहीं था, किसी के कोई समर्थक नहीं आया। एक भाव जरूर गया सबके घरों में बैठे हुए जितने भी एमएलए थे कि हमारा भी भाई, पति, जो बेटा कोई भी आज चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो सकता। और ये भाव जो है कार्यकर्ताओं में गया। तो ये सब पार्टी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज अलग अलग खंड में, अलग अलग प्रदेश में बनते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि एक जो मैसेज है कि लॉबिंग, प्रेशर और फलाना चिलाना कुछ भी यहाँ पे इस वाले नेतृत्व पे काम नहीं करता। और भी चीज उसमें से निकल कर क्या है कि अगर मान लीजिए कलेक्टिव लीडरशिप में गया और मोदी जी के चेहरे पे नाम चुनाव लड़ा गया तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था शिवराज जी ने पहले, लेकिन वोटर एक बदलाव के लिए मोदी जी के नाम पे और कलेक्टिव लीडरशिप में एक सीट मीनिंग था, वहां एक नए चेहरे को दिया। बाकी जो अभी 24 का सवाल कि ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में बीजेपी को 64 में, 65 में 62 सिर्फ 3 सीटें नहीं, कि पिछले बार इन तीनों प्रदेश में चुनाव हार गए थे। तो ऑप्टिक्स के लिहाज से देखिएगा, अगर बाकी चीज तो इन 3 प्रदेश में मतलब 3 सीटें हासिल करना होगा। लेकिन आज का जो मैसेज पिछले 2 दिन और आज का, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साई और उनके साथ जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इनका मायने और इनका मतलब इन 3 प्रदेशों के ज्योग्राफिकल बाउंड्री से काफी दूर तक जाता है। और जैसे छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री 7%, करीब 70-75 सीटें मेरे ख्याल में रिजर्व है, 70 के आसपास। इन प्रदेशों में 70 के 74-75 कुछ सीटें रिजर्व थी। अच्छी सीटें आई हैं भाजपा को दोनों ही जगह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाना, एक ऐसे लीडर को जो अपने ग्रिड से, अपनी कार्य क्षमता से, पर्सनल गरिमा के साथ नहीं। ट्राइबल आउटरीच का प्रोग्राम छत्तीसगढ़ वहां जाकर के 24,000 करोड़ का अनाउंस करना और पे बैक करना। ट्राइबल का मैसेज छत्तीसगढ़ के बाहर बाकी प्रदेशों में भी जाता है, एमपी में, बाकी जगह यहाँ भी है। तो आप मध्य प्रदेश, मोहन यादव जी, उसका सबसे बड़ा मैसेज, मोहन यादव जी के बनने का मैसेज बिहार और यूपी में यादव कम्युनिटी के बीच में काफी ज्यादा जाता है। यहाँ एक आपको लालू यादव का परिवार हो, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, उन्हीं के वंशज को जिनको आगे बढ़ना होगा वही टॉप स्लॉट पे जाएंगे। एक दूसरी तरफ एक बीजेपी पार्टी है जो किसी को भी कहीं भी मौका देती है। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ऐसे भी मैंने देखा है कि बहुत मतलब यादवों का जो मोदी को वोट देता है लेकिन विधानसभा में नहीं देता, उनके लिए भी एक अपर कास्ट के लिए जो इसमें कई लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा ओबीसी पॉलिटिक्स हो गई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप सामने एक चेहरा है। तो आप ये कह रहे हैं इधर कि यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए सपा या आरजेडी के सदस्य ही हो, ये जरूरी नहीं है, वो भाजपा में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इसका एक मैसेज है यहाँ पे क्लियर। भाजपा में आप में अगर प्रतिभा है, काम कर सकते हैं, कोई भी बन सकता है, ज्यादा मौका है। अभी ये जो 3 मुख्यमंत्री और उसके नीचे जो डिप्टी सीएम थे उसमें सबका समावेश किया गया है, तो जातियों को तो बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। विनोद, विजय जी, क्या इस पूरी प्रक्रिया से आपको ये ऐसा एहसास होता है कि पार्टी और सरकार में अति केंद्रीकरण हो गया है? किसी हद तक इस बात को ठीक कहा जा सकता है कि अति केंद्रीकरण हो गया है, या कोई और शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, अति भी कहेंगे यदि इस तरह से बोला तो। यदि अति केंद्रीकरण होता नीरज जी, तो 3 तारीख को नतीजे आए हैं। केंद्रीकृत जो नेता है जिसका इशारा आप कर रहे हैं, वो 4 तारीख को नाम भेज देते, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णुदेव साय या जो भी लोग हैं, कर सकते थे। इस पार्टी में किसी को आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विरोध होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 दिन लगे हैं, करीब 8 दिन से 10 दिन। इसका मतलब अति केंद्रीकरण नहीं है, ये सरलीकरण है किसी बात को बोलने का। इसका मतलब जिसको आप अति केंद्रीकरण कर रहे हैं, उन लीडर्स ने भी जो दूसरे लीडर्स हैं पार्टी के और आरएसएस के या विश्व एबीवीपी के या संगठन में प्रदेश के स्तर के या केंद्रीय स्तर के, उन लोगों के साथ डिस्कशन किया गया है।
और क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को भजन लाल जी को पर्सनली जानते हैं? नहीं जानते ना। इसका मतलब कि उन पर एनालाइज किया गया, उनके बारे में डिस्कशन हुआ और संगठन पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों को चेक किया गया कि कौन से लोग बेहतर हो सकते हैं संगठन के लिए। तो एक स्तर पर यह बात हो सकती है कि अति केंद्रीकरण यह है कि भाई जो फाइनल फैसला किया गया उसको सबको मानना है, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि क्यों 3 तारीख को क्यों नहीं हो सकता था, 4 तारीख को क्यों नहीं हो सकते थे ये सबका? इसका मतलब बहुत सारे स्तर पर चर्चा की गई। वो रमन सिंह जी के साथ भी चर्चा हुई होगी, वो विष्णुदेव साय के साथ भी चर्चा हुई होगी, वो वीडी शर्मा साहब के साथ भी हुई, वो वसुंधरा जी के साथ भी हुई, वो सुनील बंसल साहब के साथ भी हुई होगी, वो और जो तमाम तरीके के लीडर्स हैं, और हो सकता है योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुई हो, गडकरी हैं, राजनाथ जी हैं, नड्डा साहब और होम मिनिस्टर तो है ही उसमें शामिल, प्रधानमंत्री शामिल है। तो अलग अलग स्तर पर उसमें चर्चा की गई होगी, फिर फिल्टर किया गया होगा, और उसके बाद जिन नामों को, अति केंद्रीकरण कहां पर आता है कि जब जो नाम सेलेक्ट हुए उसमें से जिन नामों पर प्रधानमंत्री ने फाइनल यस कहा, उन नामों को आगे बढ़ाया गया। तो इसको आप अति केंद्रीकरण कहे तो कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि अति केंद्रीकरण होता तो ये 8 दिन नहीं लगते। और आप ये समझ रहे हो या हम ये समझ रहे हो कि नहीं प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा होगा कि उन्होंने किसी नाम को दे दिया तो एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा, ऐसी संभावना फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई दे रही। तो अलग अलग लेवल पर उसको किया गया, लेकिन हम क्यों हैं, हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को कवर करने वाले लोग हैं और कन्वेंशनल पॉलिटिक्स देखते रहे, तो हम समझते हैं कन्वेंशनल तरीके से जो काम होता है। इसलिए हमने एक नया शब्द को गढ़ा इन दिनों, चौंकाने वाला। चौंकाने वाला क्या होता है, जिसको मैंने कहा चौंकाना हमारी अज्ञानता का नया शब्द है, बेहतर शब्द है। जब हमें जानकारी नहीं हो तो हम चौंकाने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो सूत्र बता रहे थे तो उस तरह का चौंकाने वाला शब्द जो सूत्रों के हवाले से लोग बता रहे थे उनका क्या करेंगे? हाँ, तो वो सूत्रों के हवाले वाले लोग ही चौंकते हैं ना। और हम क्या है कि हम बहुत मोटे तौर पर बहुत चीजों को देखते हैं। पार्टी और संगठन चलाने वाले लोग बहुत अंदर तक, और संगठन इतना बड़ा संगठन है कि उसमें सैकड़ों लोग बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। इसका केवल फायदा ये हुआ है कि अब पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको ये उम्मीद जगी कि कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, पहली टाइम का एमएलए भी बन सकता है, महिला भी बन सकती है, पिछड़ा भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है, और कोई नंबर बढ़ाने की इस तरह से जरूरत नहीं। जो परफॉर्मर होगा और वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि चुनाव के दिन आपने जो कंसिस्टेंसी नतीजा दिखाया वो होगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, वो वहां पर दिखाई दे रही है। और एक छोटी सी लाइन और जोड़ देता हूं, फिर आप जाइएगा कि अभी जो मुझे जानकारी मिली, पार्टी ने तय किया है करीब करीब मोटे तौर पर कि राज्यसभा में जिन लोगों की टर्म पूरी हो रही है वो उन लोगों को अब इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, और इन प्रिंसिपल पार्टी किसी की राज्यसभा टर्म 1 से ज्यादा बार नहीं देगी मोटे तौर पर। समझे? तो अब बहुत सारे राज्यसभा के जो आपके मित्र हैं, नीरज जी के बहुत मित्र हैं, तो वो लोग लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इससे नए लोगों के लिए मौके भी खुलेंगे, विजय जी, है ना? जी। तो नहीं, अच्छा है ये देखिए, बीजेपी की इस बात पे तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी पद पे जा सकता है। ये संभावना दूसरी पार्टियों में या तो ना के बराबर है या बहुत जोर जुगाड़ और चापलूसी करके मिलती है। मैं इसको कहने में कोई संकोच नहीं। मैं अपने क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा ना, अब मैं सतीश जी आपसे इसको रिफ्रेश करके पूछता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ अति केंद्रीकरण है तो इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव कैसे लीजिए आप? मान लीजिए कोई एक दल है, कोई एक कॉरपोरेट है, उसमें एक विजन के तहत काम हो रहा है। अब उसमें परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता। भजन लाल शर्मा का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने क्या किया, पहले टाइम तो बन रहे हैं वो, लेकिन आप उस ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट बैठते हैं, ये कोई आदमी जो ग्रेटर प्लान है उसमें वो डिसाइड करता है। तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके लिए एकदम उपयुक्त पात्र हैं और आपको वो रोल निभाना है। ये तय करने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे बड़ी पिक्चर देख रहा है। तो अगर इस लिहाज से अति केंद्रीकरण नहीं और अति केंद्रीकरण है तब भी वो बेटर है, और इसके बड़े फायदे हमने देखे, चाहे वो कॉरपोरेट में हो या पॉलिटिकल पार्टीज में हो। सतीश जी, सहमत है आप इससे? देखिए, फायदे घाटे में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अति केंद्रीकरण के कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। और अब जब उसमें मान लीजिए कि इनके पास इतना बड़ा माइक्रोस्कोप हो कि पता कर ले कि मोहन यादव जी कितने सांगठनिक दृष्टि से और परफॉर्मेंस से बहुत मजबूत है,
ये तो फिर एक अमेरिकन कंपनी में होता रहा होगा या चाहे आप लोग के कंपनी में होता हो। देखिए क्या कहें, आज की दृष्टि में ये है कि अति केंद्रीकरण के साथ सहूलियत भी होनी चाहिए कि ये आदमी किसके नजदीक है, नहीं है, लॉयल है, क्या है और कौन किन कामों का होगा, ये भी रहता है। जैसा विजय जी ने कहा कि एक दिन में ही कर सकते थे, अगर ऐसा नहीं होता, अरे भाई दिखाना भी तो पड़ता है कि कुछ दिन के बाद दिखाएंगे कि कौन है, क्या है, नहीं है। तो सब नगाड़े वाड़े लाने वाले लोग बड़े बड़े नेताओं के, उनको कह दिया जाता है भाई किसी को लेकर मत आइएगा। लेकिन सुना है मैंने कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लोग आके जुट गए। अब आपका मूल प्रश्न जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज मोदी शाह जी की भाजपा है, इसमें दो राय नहीं है। बड़ी अनुशासन है, वर्क दिया जाता है, रिपोर्ट लिया जाता है, रोज मीटिंग हो जाती है। अभी मैं करीब 10-15 भारतीय जनता पार्टी और सब समय उस तरह के लोगों से मिला, तो वो लोग कह रहे जी 1 मिनट टाइम ही नहीं है, आज यहाँ ड्यूटी लगी है, आज वहां ड्यूटी लगी है, आज वहां जाना है, वहां जाना है, ये सब तो है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। अब उसमें जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, नेता के अधीन आके विचारधारा वगैरह वगैरह, ये मुझे लगता है थोड़ा पीछे छूट गया है। और कन्वेंशनल में जो अभी विजय जी कह रहे थे कि कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशनल में तो ये आ चुका है कि ये लोग चौंकाएंगे ही मोदी शाह जी। ये तो चौंकाने वाला जो बात है वो ये कन्वेंशन में अब हो गया। 8-9-10 साल हो गए, वो एक है कि ये बात कुछ ना कुछ इधर का ही होगा। तो ये भी बात आम हो चुकी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब वन मैन टू मैन शो चलता हो, तो उसमें जो है काम हो जाना, उसमें मतलब परफॉर्मेंस वगैरह 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 डाउन द लाइन एकदम जो है एक टिकटॉक की तरह जाता है। और चीजों को लागू किए से हम ये मानते हैं कि आरएसएस बीजेपी में शुरू से ही काम को लेकर, मतलब संगठन को लेकर, वो एक बहुत अच्छा कल्चर इनके यहाँ रहा है। तो वो तो बात है। लेकिन आप कहेंगे कि मुख्यमंत्रियों के सिलेक्शन में मैं सिर्फ 24 देखता हूं, मैं 47 नहीं देखता हूं और सहूलियत देखता हूं, बाकी जनरेशनल शिफ्ट वगैरह नहीं देख रहा हूं। तो इन जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, अति केंद्रीकरण जो है गलत शब्द है, अनुशासित लोकतंत्र है बीजेपी। ये अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये सही शब्द होगा। देखिए, आपने देखा है नीरज जी, एक जमाना था जब कुछ पत्रकार, बरखा दत्त और कुछ कॉर्पोरेट ब्रोकर जो है तय करते थे कि केंद्र में मंत्री कौन होगा, राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज यदि पार्टी के अंदर अंदरूनी बैठक में, और कई बैठकें होती हैं, आपको कई ऐसी बैठकों के बारे में संज्ञान भी नहीं मिलता है, नहीं पता चलता है, लेकिन मल्टीपल लेवल्स पे जो है संवाद होते हैं, विचार विमर्श होते हैं और तब ये नाम जो है फाइनल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अति केंद्रीकरण जो है वो गलत शब्द है। अनुशासित लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी, जो दुर्भाग्यवश जो है यहाँ की विपक्ष जो है अगले 10 साल में नहीं हो सकती। जी, अब ये बड़ा दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपके पास विजय लेके आता हूँ। संजय, मैं आपके साथ रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पार्टी है, कोई भी, जहाँ पे एक सिस्टम इन प्लेस होता है, आप बात समझिए, अति शब्द पे आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। जब सिस्टम इन प्लेस होता है और उसके तहत आप काम करते हो, तो ये आभास होता है कि यहाँ पे केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया है। ये अच्छा सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अपोजिट में जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जहाँ सिस्टम इन प्लेस नहीं है, वहाँ ओवर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ चापलूसी होती है, वहाँ भाई भतीजावाद हो सकता है, वहाँ विम्स एंड फैंसीज पर डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए केंद्रीकरण, अति केंद्रीकरण हमेशा खराब नहीं होता है, क्योंकि आपने एक सिस्टम इन प्लेस कर दिया है कि भाई ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर है, इसके तहत काम होगा। अब वो सिस्टम किसी एक आदमी ने बनाया या ग्रुप ने बनाया, वो अलग है। जैसे लोग बहुत तारीफ करते हैं गूगल में बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। भाई साहब, गूगल में जरा काम करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो किस तरह से काम करते हैं एक विद इन सिस्टम के तहत। जो किसी ने बनाया है उससे इतना नहीं जा सकते। खाली वर्किंग आवर को लिबरल हो जाने को अगर आप डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर मानते हैं तो आपकी भूल है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ विजय जी कि ये जो केंद्रीकरण है ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि आपने एक सिस्टम इन प्लेस किया है। विम्स एंड फैंसीज पर नहीं, मैंने उदाहरण दिया कि भजन लाल शर्मा जी को चुना गया है या भैरवा जी को चुना गया, विष्णुदेव जी को, तो वो किसी प्लान के तहत, किसी एक सिस्टम के तहत चुना गया कि ये इसलिए काम में फिट हैं,
करंट पॉलिटिक्स को देखते हुए? विजय जी, छोटा जवाब, फिर मैं संजय के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं उसको नेगेटिव तरीके से नहीं रहा था। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अति केंद्रीकरण को एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं और उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसलिए मैंने उसको शब्द को कहा था। और जिसका जिक्र अभी भी हुआ कि अलग अलग लेवल पर बैठकें होती है, और आपने इसको बहुत ठीक से डिफाइन किया है कि वर्क इन जो प्लेस है, सिस्टम जो है वो प्लेस में है, उससे एक बेहतर तरीके का रास्ता निकलता है। लेकिन इसका एक नुकसान मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जब आपका कोई संगठन, खासतौर से पॉलिटिकल संगठन की बात कर रहा हूं, सरकार में हो, सत्ता में हो, तो ये अति केंद्रीकरण, अनुशासित लोकतंत्र, सिस्टम इन प्लेस, सब कुछ चलता है, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब आप सरकार से बाहर हो जाते हैं तो वो सारे लोग जो सिस्टम इन प्लेस को तारीफ कर रहे थे वो रेबेल हो जाते हैं, वो G23 हो जाता है। विजय जी, मेरा इससे थोड़ा डिसएग्रीमेंट। जब आप सरकार में रहते हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, फिर आप जी, डिसएग्रीमेंट हो सकता है बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार में आप नहीं रहते तो फिर बहुत सारे लोग जो आज चुप बैठे हुए हैं, जिनको पसंद नहीं आया है, कुछ लोगों की वापसी, मतलब वहां से निकासी हो गई है, एग्जिट हो गई है, जो समझ रहे थे कि 166 रैलियां की थी, लेकिन आज फिर मैं देखता हूं कि मैं संगठन के लिए काम करता रहूंगा, तो वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन यदि आप सत्ता में नहीं हो, आपके पास केंद्र में सरकार नहीं हो, आपके पास राज्यों में सरकार नहीं हो, तो वो लोग कहते हैं कि ये आपके इस फैसले की वजह से ऐसा हुआ कि हम हार गए, जो और संगठनों में भी हो रहा है। आज चुनाव आप जीत रहे हैं तो आपको लगता है कि यही एक सिस्टम जो प्लेस है, सिस्टम इन प्लेस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल ठीक रिजल्ट पर आए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट गड़बड़ाने लगते हैं, और ये आशंका, संभावना हमेशा बनी रहती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो डेमोक्रेसी में थोड़ी सी स्पेस भी आपको देनी पड़ती है। वो उस स्पेस की जगह अभी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने नहीं रखी है, उसे ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मैं समझता हूं। जी, मैं ये अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन मैं सवाल संजय जी के पहले गया। विजय जी, जो आप कह रहे हैं ना, उससे मैं डिसएग्रीमेंट इसलिए कर रहा था। 2-3 घटनाएं मैं बताता हूं जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं। जैसे जब मोदी जी का चयन हुआ था, तब भी एक सिस्टम इन प्लेस था और उनको ये कमान दी गई कि अब वो लीड करेंगे कैंपेन को और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता बहुत नाराज हुए थे। कल्याण सिंह भी उसी सिस्टम के थे जिन्होंने विद्रोह किया, बाहर गए और वापस में उनको आना पड़ा। ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी। अगर मैंने कहा ना कि जो कोर है वो इंटैक्ट है और प्रोसेस का सिस्टम बराबर है, तब फिर इन विद्रोहों का, इन बगावतों का असर नहीं पड़ता है। इसलिए भी कि जब 2018 में ये चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी तीनों, और दिल्ली में भी हारी 2-3 बार, तब बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। मोदी मैजिक एक डेरिवेटिव है उस सिस्टम का। अगर उसको आप गहराई से समझेंगे और लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम लोग जब मार्केट में देखते हैं तो कभी भी एक सीधी रेखा नहीं चलती, वो जिगजैग आरे की धार की तरह चलती, लेकिन वो ऊपर चलती 60 डिग्री पे। इसलिए अगर सिस्टम इन प्लेस है, इंटैक्ट है, आइडियोलॉजिकली रूटेड है, तो फिर दिक्कत नहीं होती। सत्ता में आप बाहर भी हो जाएं, बेदखल भी हो जाएं, तब भी, ऐसा मेरे को लगता है। आप भी मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन संजय जी, इस पर आपकी भी टिप्पणी चाहिए कि ये जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी, पहले दूसरी बात का आपको कि ये मानव स्वभाव में है, कहीं भी कोई कमजोर जिस समय हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी का स्टॉक अगर डाउन हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो लीडरशिप का मतलब तमाम सवाल आ जाते हैं सेम व्यक्ति पे। यहाँ एक डिफरेंस है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आज का, उसको मैं स्ट्रांग लीडरशिप कहूंगा, सेंट्रल लीडरशिप। और जब कहीं भी किसी भी फॉर्म में नेता वो होता है जो डिलीवर करे, जो कॉर्पोरेट में प्रॉफिट डिलीवर करे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव जीते और जितवाए, नेता वो होता है। इसीलिए कांग्रेस का जो ऑपोजिट, जो बीजेपी का अलायंस है, वो अलायंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसमें किसी नेता को चुनाव जितवाने की इस समय शख्सियत या वो कुव्वत नहीं है। दूसरी चीज, इस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके दरमियान या उसके पहले अगर देखेंगे तो बीजेपी ने एक बड़ा सिस्टमेटिक चेंज हुआ था। उस समय 5 महामंत्री होते थे और वो महामंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। मतलब बीजेपी का जो कोर समय भी बीजेपी विपक्ष में होती थी, वो 5 महामंत्री होते थे। उसमें जो महामंत्रियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें पुराने लोग को छोड़ करके नए लोग महामंत्री बनाए गए थे,
वो इम्पोर्टेंट था, जिसमें प्रमोद महाजन और आपके उमा भारती और इस तरह के जो लोग आए थे, पूरा का पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट था। अरुण जेटली भी बाद में वो बने थे। मोदी जी उस समय संगठन महासचिव थे। वो एक बहुत बड़ा जनरेशनल शिफ्ट था। मोदी जी को 2001 में जिस समय बहुत गंभीर एक सिचुएशन थी, वहां बहुत कद्दावार नेता बैठे हुए थे, गुजरात का वो हुआ था मैसिव अर्थक्वेक, उनको भेजा जाना एक बहुत बड़ा शिफ्ट था बीजेपी में। एक व्यक्ति ने जिसने विधानसभा का मुंह नहीं देखा और संगठन का काम लेकिन बहुत अच्छा करते थे। मतलब आप उसके पहले की दो चीजें तो आपके सामने है ना, जो 2 प्रॉमिसेस बीजेपी ने पूरा किया। एक राम मंदिर का फर्स्ट लेग का संचालन राम रथ यात्रा का वो कर रहे थे, और दूसरा जो एकता यात्रा मतलब जो झंडा फहराने कश्मीर की बात थी लाल चौक पे, उसका वो संचालन कर रहे थे पूरे तौर पे, और जाके झंडा फहराया था। आज 370 देखिए और राम मंदिर देखिए। तो वो एक जनरेशनल शिफ्ट था। मोदी जी एक मुख्यमंत्री बनकर के पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा जाता था कि अपना जो भी एम्बिशन है उसको छुपा करके रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की बात अपनी तैयारी करी, साक्षात बने, दावेदारी उनकी हुई पीपल को पार्टी की तरफ से दावेदारी। पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चाहता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी का नाम गोवा में अनाउंसमेंट हुआ, जिसका आप चर्चा कर रहे थे कि कई जगह कई उसको लेकर के रोष भी था। लेकिन वो पार्टी के वर्कर की चाहत थी, उसकी आवाज थी कि मोदी वहां जीत करके आए, जिसका नतीजा आपने गोवा में देखा था कि पहले मोदी जी बोले और बाद में राजनाथ जी अध्यक्ष होते हुए बोले, और उन्होंने कहा था कि नेता वो होता है, तो इस तरह से उन्होंने करके देखा। जी, आज के टाइम में ये एक बड़ा जनरेशन, उसी में मतलब ये वसुंधरा राजे और रमन सिंह और उस समय उमा भारती, फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान। और अब तो आज जो शिफ्ट हो रहा है वो आगे 10 साल के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई 2014 में, जिसको आमतौर पे हम लोग एनालाइज नहीं। 2014 में एक बहुत, उसके पहले की जब सरकार बनती थी केंद्र में किसी भी पार्टी, इंक्लूडिंग जब वाजपेयी सरकार आई थी, तो संगठन किसी दूसरे हाशिए पे चला जाता था। सारे इंपॉर्टेंट लोग सरकार में आ गए, संगठन चल रहा है, उसका एक ही काम है कि सरकार में कोई चीज हो तो प्रचारित करो, और जब चुनाव हार गए तो संगठन का ठीकरा फोड़ दो कि संगठन ने हमारे अच्छे कामों को लोग तक नहीं पहुंचाया। राइट। मोदी जब आए तो उनका स्ट्रेस, चूंकि वो संगठन में पहले काम कर चुके थे, गुजरात में भी उन्होंने एक संगठन खड़ा किया था, उन्होंने संगठन पे स्ट्रेस किया, और अमित शाह अध्यक्ष बने और 5 साल के लिए अध्यक्ष रहे, और संगठन का जो प्रभुत्व था वो सरकार से कम नहीं था। अमित शाह उस समय भी नंबर 2 कहे जाते थे, और वो व्यवस्था कायम हुई, और संगठन का जिस तरह से विस्तार हुआ, जिस तरह से संगठन का काम हुआ, आज जो लोग बनाए गए ये सारे लोग उसी तरह के एबीवीपी या आरएसएस संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन के अंदर बहुत अच्छा काम किए। तो ये एक आगे के 10-15 साल के लिए एक लीडरशिप की पौध आप उस तरह से तैयार करते हैं, तो ये सक्सीड किया है। ये जो भी उनके जितने जी बिल्कुल, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो समय रहते अपने सेकेंड थर्ड जनरेशन को या नए पीढ़ी को आगे बढ़ाए, जिससे कि वो रास्ता आगे निकलता रहे, और वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए या ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहाँ फिट बैठता है इस पर होना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि करियर के पीक में जो चेंजेस होते हैं ना, वही काम करते हैं। जब आदमी एकदम हार गया और 3-4 बार चुनाव, उसको निकाल के फायदा था क्या हुआ, वो तो वैसे ही हारा हुआ था। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, काफ़ी गंभीर चर्चा हुई, थोड़ा 24 का माहौल लेते हैं क्या चल रहा है, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों राज्यों में बिल्कुल नए चेहरे उतार के कोट अनकोट विजय जी की भाषा में सबको चौंका दिया लेकिन चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े राजनीतिक दल ऐसे परिवर्तन करते हैं और ये करना भी चाहिए। अब मेरे पास समय कम, छोटे छोटे लेते हैं। तुहिन जी, 2024 के लिए क्या माहौल, क्या तैयारी है आप लोगों की? सर देखिए, हम निरंतरता में यकीन रखते हैं, तो हमारी तैयारी तो हर वक्त 24 घंटे 365 दिन चलती रहती। वो गीता का सार है कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो यही चीज जो है आज हर कार्यकर्ता को लगभग जो है कन्वे कर दिया गया है, और हर कार्यकर्ता जो है हर वक्त कार्यरत है पार्टी को मैक्सिमम बहुमत दिलाने के प्रति। तो मुझे लगता है 350 से भी कहीं अधिक सीटें आने वाली हैं। दूसरा एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पिछले 7-8 दिनों से कांग्रेस पार्टी ने हमारे नाक में दम कर रखा था कि आप लोग चयन नहीं कर पा रहे अपने मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, हमारे मापदंड अलग अलग है।
कांग्रेस का मापदंड होता है काले धन के प्रबंधन में कौन माहिर है, मनी लॉन्ड्रिंग में कौन माहिर है, विभाजनकारी मानसिकता में कौन माहिर है। और हमारा होता है कि विकसित भारत के निर्माण में जो प्रशासन है, जो लाभार्थी स्कीम्स हैं, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे जो सबसे मतलब जो बैकवर्ड वर्ग है उसको कौन ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकता है। तो इसलिए बड़े फैसलों में हमेशा समय लगता है और यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कुछ सालों में एक टर्म से ज्यादा कोई राज्य पर शासन नहीं कर पाई है। हम गुजरात में लगभग 3 दशक से शासन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में यह हमारा 5वां टर्म है और अन्य राज्यों में भी आप यही प्रक्रिया देखिए। ओके सतीश जी, 24 के लिए क्या माहौल दिख रहा है आपको? आप तो आजकल बहुत घूम रहे हैं ग्राउंड पे। देखिए 24 का माहौल तो अभी के हिसाब से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद, जिसमें तेलंगाना भी इंक्लूडेड है, इसके बावजूद एक तरफा भाजपा की तरफ दिख रही है। अब तो शायद एनडीए की जो 38 लोगों की मीटिंग बुलाई थी उसकी भी शायद इनको जरूरत ना पड़े। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं घूम रहा हूं तो मैं तो घूम के ही देख पा रहा हूं कि भाई हिंदुत्व की लहर है, मोदी की व्यक्ति की लहर है। राहुल गांधी का कोई मतलब मुझे तो नहीं लगा जितना मैं घूमा उसमें कोई नाम लेने वाला है। एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा जो अभी सब लोग बोल रहे थे, जो डेमोक्रेसी, ये क्या है ना कि हमको लगता है कि ये जो मोदी शाह के भाजपा में जो पूरा जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो है मैनेजमेंट पे हर चीज में, और जो डेमोक्रेसी का इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत लिबरल नहीं है, वो गाइडेड या कंट्रोल्ड है। ये एक हमें फर्क नजर आता है, लेकिन वो कॉम्बो में काम करते हैं और कॉम्बो का नतीजा ये है कि फिर ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद ये एक तरफा होता हुआ जाता दिख रहा है। जी विजय सर, 2024 के लिए क्या माहौल दिख रहा है आपको इस समय? देखिए सतीश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रास्ता उस तरफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये आज 3 राज्यों के चुनावों के नतीजों से बहुत उत्साहित होकर नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत माहौल है, पॉजिटिव है, लेकिन उसको कितना इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी से रोक सकता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और इतनी निराशा भी हमें इंडिया गठबंधन से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक खास बात क्या है कि उसके पास सभी के सभी जो दल है वो क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत दल है जिनसे भारतीय जनता पार्टी को टकराने में मुश्किल होती है। उसके लिए आसान रास्ता कांग्रेस के साथ है, तो वो कांग्रेस से ही लड़ाई लड़कर कर सकती है। लेकिन आज यदि बात करेंगे तो ये वन साइडेड इलेक्शन दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन थोड़ा जल्दी है इस तरह की बात करना। लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो तो अपनी बैठक तक नहीं कर पा रहे हैं सर, तो एनालिस्ट क्या सोचें? अभी देखिए वो 3 तारीखें आ चुकी थी, अब तीसरी तारीख 19 वाली है, क्या होता है उसमें पता नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की असली समस्या क्या है? विजय जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ विजय सर आपसे ही। जी, इंडिया गठबंधन की असली समस्या और असली ताकत कांग्रेस है। वो तो बैकफुट में चले गए हैं। अब कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस जो है वो किस तरह से इस इंडिया गठबंधन को यूनाइट कर सकती है, ताकत दे सकती है, अपने को पीछे रखकर भी अपने को आगे रखकर भी, ये एक बड़ी मुश्किल है। और इस द्वंद से अभी कांग्रेस निकल नहीं पा रही है कि उसको क्या भूमिका अदा करनी है इंडिया गठबंधन में। अभी वो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर अटकी हुई है और उसको अपनी मूल जो लड़ाई है वो दिखाई नहीं दे रही कि उसको बीजेपी के साथ किस तरह से एक ताकतवर लड़ाई लड़नी है। वो अकेले तो कम से कम नहीं लड़ सकती है, उसकी ताकत ये सारे सहयोगी दल हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के, वो उनके साथ कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे उससे अपनी ताकत बना पाएगी, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और कांग्रेस को इतना खारिज मत कीजिए, 4,91,91,00,000 वोट तो अभी मिले ही है ना उस पार्टी को। सरकार नहीं बनी लेकिन 4,91,00,000 वोट तो मिले हैं उनको, इसलिए खारिज करना भी ठीक नहीं है उनको। लेकिन पूरी तरह से ये कह देना कि अब वो कुछ कर देंगे, सरकार के नतीजे बदल जाएंगे 2024 के, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। नहीं, राजनीति में किसी को खारिज तो करना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तेजी से बदलती हैं, बात बिल्कुल आपकी सही है। संजय जी क्या लगता है माहौल, तैयारी कैसी दिख रही दोनों साइड की? देखिए एक पार्टी है जो उफान पे है और मुझे ये कहने में कोई लाग लपेट नहीं है कि 2024 मोदी के नाम पे है, तीसरी बार मोदी सरकार ही आएगी।
केवल जो क्यूरियोसिटी होगा कि वो नंबर कहाँ पे जाता है, 303 के ऊपर या 303 के नीचे। अगर 303 के ऊपर जाता है तो बीजेपी स्वयं में कहाँ जाता है, 320, 325, और गठबंधन के या उससे और ऊपर, या गठबंधन के साथ जाती है तो कहाँ पे जाती है, केवल वही क्यूरियोसिटी। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि मतलब कांग्रेस का, हर पार्टी का एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, बीजेपी का इस समय इमीडिएट या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी संख्या कहाँ पे जाए। कांग्रेस की अगर कोई ऑब्जेक्टिव होगी तो उनके टेस्ट जो है वो 100 पे, कि भाई इस बार तो हमें एलओपी की सीट मिल जाए, इस बार तो मतलब लोकसभा में एलओपी की सीट मिल जाए, इतना तो होगा। उसमें भी आप आपस में ऐसा किए हुए हैं कि मतलब जो समझ में ही नहीं आ रहा। आपने सही कहा, आप एक डेट तक नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। आज तक आपने 2 डिसीजन लिए, I.N.E, I.A, लोगों से पूछ लीजिए इसका क्या मतलब है। एक दिन अलायंस पार्टनर के 10 लोग को बुला लीजिए चैनल पर, पूछ लीजिए, कहीं वो माइक भेज दीजिए और पूछवा लीजिए कि क्या उनको पता है इसके बारे में। दूसरी चीज ये है कि आप आज तक आपने फैसला क्या लिया उससे अलग, कि बॉयकॉट करो, वो बॉयकॉट का बॉयकॉट आपके नेता ही ने कर दिया। तीसरी चीज है राहुल जी, प्रियंका जी भी इस बार बहुत मतलब तेजी से निकली थी। सबसे बड़े इसके सूत्रधार कौन थे? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के मतलब मैं कहना नहीं चाहता नीतीश कुमार जी के बारे में, उनकी जो अवस्था है या उनका जो प्रभुत्व है या क्या है उनके साम्राज्य में, वो बिहार के लोग से मतलब उस बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही, तो नीतीश जी निगेट हो जाते हैं। नीतीश जी का पूरा जो आप इतना बड़ा कास्ट सेंसस का, उसी पे मिट्टी पानी धूप हवा सब लोगों की यही दवा, वो खत्म हो गया। तो कम से कम मीटिंग पकड़ लीजिए। राहुल जी पता नहीं क्या कहते हैं, वो राहुल जी समझते हैं या 4 करोड़ जो विजय जी कह रहे थे, मत भूलिए 4 करोड़ हो सकता है, मतलब वो संख्या सही है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जीतता है या किसी भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी, वो वोट की संख्या का मार्जिन अगर दूसरे को ज्यादा है तो आप कुछ लेकर के आइए, वो आपका सवाल एकेडमिक रहेगा। और दूसरा एक और भी है कि एज लॉन्ग एज एक फाइटिंग जो स्पिरिट होता है उनके अंदर, आप देखिए क्या हो रहा है। कल ही हाउस में क्या हुआ, राज्यसभा में एक सदस्य उठे डीएमके के, जिनकी संख्या कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा होगी, वो उठ करके कह रहे हैं कि हर समुदाय को अपना अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए। उसी पार्टी के दूसरे उठते हैं और कहते हैं कि हम वापस सत्ता में आएंगे तो 370 को हम बहाल कर देते हैं। और कांग्रेस में क्या हुआ, जयराम रमेश को ने खारिज कर दिया, उनके नेशनल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और खड़गे जी फिर उठे और जयराम रमेश को खारिज कर दिया। तो ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो राष्ट्रीय मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ हैं, उनके बीच में हो रहा है। तो ये लोग नहीं देखते क्या? आपका ऑल्टरनेट विजन क्या है? सिर्फ एक ऑल्टरनेट विजन है कि मोदी हटाओ। तो इसमें मैं एकदम क्लियर हूँ। मैं भी थोड़ा घूमता फिरता हूँ, लोगों के साथ संवाद भी करता हूँ जी, पहले भी इतना कुछ देखा है। क्वेश्चन सिर्फ क्यूरियोसिटी जो है वो वहां पे होगी कि ये संख्या कहाँ जाती है। क्या आप देख रहे हैं किस तरह का हाल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, किस तरह का हाल अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है, किस तरह का हाल ममता बनर्जी मुश्किल से राहुल जी अपना विदेश दौरा 4 महीने बचे हैं, अभी रद्द कर दिया ना राहुल जी बेचारे, प्रेशर में विदेश दौरा साउथ ईस्ट एशिया जाते जाते। जी संजय जी, अब मुश्किल से 4 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के, और बीजेपी ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। ये मतलब पार्टी ने अपने सारे नए मुख्यमंत्री उतारे हैं, और ये पार्टी हमेशा प्रयोग करती रहती है, और वो प्रयोग बहुत भविष्य दृष्टा टाइप के होते हैं, दूर की देख के लोग करते हैं और उनको सक्सेस मिलती है। तो जैसे विजय जी कह रहे हैं कि चूंकि सक्सेस मिल रही है तो इसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। दूसरी तरफ बहुत होमवर्क की कमी दिखती है, कोई प्रिपेयर नहीं दिखता, उसमें आपस में भी बहुत टकराव है। तो चूंकि 4 महीने सिर्फ लोकसभा के बाकी हैं, अब ये वाला चैप्टर तो क्लोज, अब चलो हो गया। 3 राज्यों में सरकारें बन गई बीजेपी की, और एक जगह कांग्रेस की और एक जगह किसी और की। अब यहाँ से आगे की कहानी जो चलेगी उसमें बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे नए तरीके के डिस्कशन सामने आएंगे, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे अब लोकसभा के संदर्भ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, बहुत ही शानदार विश्लेषण करने के लिए कि इन 3 राज्यों में नई जो जनरेशन के शिफ्ट हुए हैं इसका क्या मतलब है देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश उनको भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का।